फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस चैप्टर के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इंटरनल, जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आने की पॉसिबिलिटी है जिनकी, वो करवाने जा रही हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, बोलविया के जल युद्ध या लोकप्रिय संघर्ष का वर्णन करो। अब बोलविया का जो जल युद्ध था वो क्या था? बोलविया क्या था? एक देश का नाम है जो लातिनी अमेरिका का देश है। ये बहुत ही पुअर कंट्री था, मतलब इतना गरीब देश था कि जहाँ पर औसत रूप से हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की जो आय थी वो 5,000 के आसपास थी। 5,000 के आसपास का मतलब कुछ की उससे औसत, कुछ की थोड़ी सी उससे ज़्यादा हो सकती, कुछ की उससे कम हो सकती। औसत आय जो वहाँ पर है 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति थी। तो बोलविया में क्या हुआ, जो स्थानीय नगर इकाइयाँ थी वो जल का वितरण करती थी, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, दबाव डाला और सरकार ने स्थानीय जो नगर की इकाइयाँ थी जो जल वितरण का कार्य करती थी उनको हटा करके जल वितरण का कार्य क्या दे दिया, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को दे दिया। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ थी उनके हाथों में दे दिया। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ तो क्या करेंगी, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहेंगी। उन्होंने क्या किया, जल के दाम को 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। तो जब जल दाम बढ़ेंगे तो लोगों पर भी संकट गहराएगा। इतना बड़ा कि 4 गुना उन्होंने दाम बढ़ा दिए तो लोगों को मुश्किल हो गया और उन्होंने बिल भी कलेक्ट करने शुरू कर दिए। तो लोग जिसकी आमदनी ही क्या थी, 5,000 रुपये थी, और जल का बिल क्या था, 1,000 रुपये था, कहाँ से पे करेंगे? फिर तो इतनी बड़ी राशि जो है उनको जल के भुगतान के लिए प्रयोग करनी पड़ रही थी। लोगों ने इकट्ठे होकर के एक समस्या का समाधान करने का सुझाव प्रकट किया। कुछ लोगों ने, उन्होंने किया कि हम जल के बिल जो हैं वो भरेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, हम सरकार के विरुद्ध आंदोलन करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इकट्ठे होकर सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया कि ये बिल जो इतने बड़े हुए बिल हैं हम उसको पे नहीं कर सकते, इनको वापस ले सरकार। तो जब ऐसा किया गया तो कुछ मानवाधिकार संगठन भी उनके साथ में आ गए और उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया कि ये लोग गलत नहीं कह रहे, ये लोग क्या कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। और सन 2000 में इन मानवाधिकार संगठनों ने और कुछ अन्य जो जनसमूह थे उन्होंने बोलविया के जो लोग थे उनका समर्थन किया और वहाँ पर 4 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया। 4 दिन हड़ताल चली। सरकार ने कहा कि ठीक है, हम आपसे बातचीत कर लेंगे। लोग खुशी खुशी से बातचीत करने के लिए गए, लेकिन इस बातचीत से सरकार टस से मस नहीं हुई। कोई समर्थन नहीं मिला उनको, कोई आश्वासन ढंग से नहीं मिला। उनकी समस्या यूं की त्यों बनी रही, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। तो जब लोगों ने देखा कि सरकार कोई समाधान नहीं कर रही, बल्कि जब लोग हड़ताल करने के लिए तैयार होते तो बर्बरतापूर्ण उन पर डंडे बरसाए जाते, उन पर अमानवीय यातनाएं उनको दे दी जाती ताकि लोग डर के मारे आवाज़ ही ना उठा पाएँ। लेकिन लोगों का जो निश्चय था वो दृढ़ था। उन्होंने पक्की मन में ठान ली थी कि वो बिल नहीं भरेंगे और इस जो निजीकरण किया गया है जल का, उसका विरोध करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने फिर से संघर्ष करना शुरू कर दिया और आखिर में जो ये इकाई थी, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन थी, उनको शहर छोड़कर भागना पड़ा और सरकार को लोगों के आंदोलन के सामने झुकना पड़ा और फिर से जल वितरण का कार्य वहाँ की नगर पालिकाओं को दे दिया गया। तो ये था हमारा कि वहाँ जल संघर्ष क्या था। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बोलविया के जल संघर्ष का क्या कारण था। कारण भी बड़े हुए बिल था कि वहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में पानी के वितरण का कार्य दे दिया गया, बिल इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि लोगों में असंतोष हुआ और यही उसके क्या बना, जल संघर्ष का कारण बना। फिर जो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, हम किस प्रकार लोकतंत्र के किसी संघर्ष में भाग ले सकते हैं। तो देखो, हम किस प्रकार लोकतंत्र के किसी संघर्ष में, तो देखो पहले तो लोकतंत्र क्या होता है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र हमारा 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। डायरेक्ट में तो हमारा क्या होता है, सभी लोग जो डिसीजन मेकिंग है उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा
होती है हर देश की, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि डायरेक्ट हम उसमें हिस्सा ले इसके डिसीजन मेकिंग में। अब इनडायरेक्ट जो होता है डेमोक्रेसी, सभी देशों में वही डेमोक्रेसी है। तो इसमें हमारा क्या होता है, चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जो जिनको हम वोट डालकर चुनते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या प्रॉब्लम, उसका क्या सोल्यूशन है। तो वो हमारे द्वारा चुने गए हैं, तो वो हम मानते हैं कि वो हमारे जो मत है उसी प्रकार की राय प्रकट करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जनता के प्रति जवाबदेही हैं। उनको पता है कि जनता जवाब मांगेगी कि ऐसा क्यों किया, और यदि जनता के हिसाब से कार्य नहीं किया तो जनता उस सरकार को हटा भी सकती है, उसके पास वो पावर है। तो इस प्रकार से फिर वो जनता कैसे जनसंघर्ष में हम कैसे जनसंघर्ष में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट रूप से हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, राजनीति में डायरेक्ट हिस्सा लेकर के हमें पता है कि ये सरकार गलत कार्य कर सकते, हम अपनी पार्टी बना सकते हैं, राजनीति में वोट में अपना क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ के राजनीति में बहुमत से आ जाते हैं, तो सरकार की गलत नीतियाँ जो थे उनको हम ठीक कर सकते हैं, तो हम नए जो रूल हैं वो बना सकते हैं। तो ये तो था डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना। दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट करना। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हित समूहों का निर्माण कर सकते हैं, लोगों का समर्थन हासिल कर सकते हैं, सरकार की गलत नीतियाँ उनका विरोध कर सकते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, भाई ये नीतियाँ गलत हैं, हम इनको नहीं चलने देंगे, तो सरकार को मजबूर कर सकते हैं, जिस प्रकार से बोलविया में हुआ, और जो हमारा नेपाल में सत्ता जो ज्ञानेंद्र है उसके हाथ से छीनी गई। तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा था कि पार्टिसिपेट हमने डायरेक्ट राजनीति में नहीं गए, लेकिन बगैर राजनीति में हिस्सा लिए हमने सरकार को क्या कर दिया, झुका दिया, और दोबारा से वही चीज़ें वहाँ पर लागू हो गई। तो ये था हमारा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेपाल और बोलिविया के जन संघर्षों से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकलता है हमारा दोनों ही। अब नेपाल में संघर्ष किसके लिए हुआ, लोकतंत्र को लाने के लिए हुआ। नेपाल में जो ज्ञानेंद्र था राजा, वो संवैधानिक सरकार में विश्वास ही नहीं रखता था, उसको राजतंत्र चाहिए था और सारा उसने अपनी मुट्ठी में ले रखा था। उससे लोकतंत्र दोबारा लाने के लिए लोगों ने संघर्ष किया और वो कामयाब रहे। बोलिविया में क्या था, जल संघर्ष था, सरकार के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया और वो भी कामयाब रहे। तो इनसे क्या हमारा निष्कर्ष, वो कहता है कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि लोकतंत्र जब एक बार ख़त्म हो जाता है उसको दोबारा बहाल किया जा सकता है। और वो बहाल कौन करवा सकता है, वो बहाल करवा सकती है जनता। कि जनता को पता था कि लोकतंत्र समाप्त हो गया है नेपाल में, तो जनता ने आंदोलन किए और दोबारा से क्या करवा लिया, उस जन संघर्ष के द्वारा लोकतंत्र को फिर से बहाल करवा लिया। तो एक तो लोग सीधा करवा लेते हैं, एक कई बार जो संसद वगैरह है उसका समर्थन हासिल करके करवा सकते हैं। फिर दूसरा ये है कि दोनों ही आंदोलनों से हमें पता चलता है कि सबसे महत्वपूर्ण जनता है। वास्तविक शक्ति किसके हाथ में है, जनता के हाथ में। जनता यदि चेतना प्राप्त कर ले, जनता को सचेत कर दिया जाए, तो वो बड़े से बड़े राज को क्या कर सकती है, उखाड़ सकती है, सरकार को मजबूर कर सकती है अपना फैसला बदलने पर। तो ये था हमारा। फिर है हमारा कितको हिचको आंदोलन क्या था। तो कितको हिचको आंदोलन क्या था, तो कितको का मतलब क्या होता है, कितको का मतलब वैसे तो इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है तोड़ो, और हकचिको का मतलब होता है रोपो, बो, कि उसको प्लांटेड करो, बोना धरती में। तो ये क्या था हमारा कि जो कर्नाटक सरकार है उसने क्या किया, 1984 में कर्नाटक पल फूड लिमिटेड नाम से एक कंपनी की स्थापना की, और इस कंपनी को 40 सालों के लिए 30,000 हेक्टेयर भूमि दे दी। भी तुम इस पर जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पौधे करो, लगाओ। लेकिन ये ज़मीन पहले किसकी थी, वहाँ के स्थानीय लोगों की थी। वो इसमें क्या करते थे, वो इसमें अपने पशुओं को चराने का कार्य करते थे, भेड़ बकरी गाय भैंस, वो पशु चरा के लाते थे। अब जब ये ज़मीन
इस कंपनी के हाथ में आ गई तो कंपनी को जो चीज़ उसमें प्रॉफिट ज़्यादा दे सकती थी वही चीज़ बोनी शुरू कर दी। उन्होंने कागज़ की लुगदी जिस पेड़ से बनती है वो पेड़ लगा दिए। अब लोगों में आक्रोश हो गया। देखा उन्होंने कि बहुत बुरा हो रहा है, हम तो अपने पशुओं को अब कहाँ चराएं, आजीविका का साधन छिनता जा रहा है, पशु कम हो गए उनके क्योंकि उनको बाहर का चारा मिलना बंद हो गया। तो उन्होंने कुछ साल तक तो इंतज़ार किया, लेकिन इंतज़ार करते करते हद हो गई। अब उन्होंने सोचा कि इस प्रकार से रहने से तो अच्छा है कि हम इनका विरोध करें। तो सब लोगों ने इकट्ठे होकर, जो 1984 में आंदोलन शुरू हुआ था, 1987 में क्या किया, एक संगठन बनाया स्थानीय लोगों ने कि हमारे जो पशु चरते थे वो चारा तो ख़त्म हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। तो विरोध में सरकार ने प्रारंभ में तो उनको दबाने की कोशिश की, लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा थी लोगों की कि वो उसको दबा ही नहीं सकी। अब उन्होंने क्या किया कि इसको तोड़ो और रोपो, कि पेड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया और उनके रोपो किसको, उन पेड़ों को नहीं रोपा, वो उन पेड़ों को रोपा जिनसे उनको अपनी घरेलू जो उपयोग की वस्तुएं हैं वो मिल सकती या उनको पशुओं के लिए चारा मिल सकता। तो अपने लिए उपयोगी पेड़ों को लगाया। तो इस आंदोलन को हमने क्या कहा, ये तोड़ो और रोपो आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये था हमारा हितको किचको आंदोलन। फिर नेपाल था, बोलिविया के आंदोलनों में क्या समानताएं थी। तो अब हम नेपाल और बोलिविया के आंदोलन को जान चुके। समानताएं क्या थी, दोनों ही जो आंदोलन है वो सरकार के विरुद्ध किए लड़े गए। दोनों ही आंदोलनों में जनता का जो मुख्य रोल रहा। दोनों ही आंदोलन क्या हुए, लास्ट में सफल हुए। तो फिर है संवैधानिक राजतंत्र क्या है। अब संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है, संविधान जिसमें मुखिया कौन होता है, संविधान के अनुसार निर्धारित व्यक्ति होता है। जनता के द्वारा चुना हुआ जो प्रतिनिधि होता है वही क्या करता है, राज्य का मुखिया होता है। और जो राजा होता है वो नाम मात्र का मुखिया होता है, जिस प्रकार से ब्रिटेन में है। तो वहाँ जो कामकाज है उसकी सीमाएं हैं राजा की संविधान के द्वारा निर्धारित की, उसमें वो कोई महत्वपूर्ण रोल अदा नहीं करता। कामकाज जनता द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं वही जो है महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, न कि राजा। फिर हमारा तीसरी लहर के देश क्या होते हैं। तो तीसरी लहर के देश 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जिनको स्वतंत्रता मिली या जिन्होंने जिस देश में पहले क्या था, या तो डिक्टेटरशिप थी या यहाँ पर तानाशाह के अलावा कोई और था, मतलब लोकतंत्र पहले नहीं था, तो वो क्या थे, किसी दूसरे के अधीन थे। तो इस प्रकार से जब उन्होंने स्वतंत्रता मतलब वहाँ पर लोकतंत्र आ गया कि पहले तानाशाही था, राजतंत्र था या किसी दूसरी कंट्री के अधीन थे। उन देशों ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जब वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित किया तो उसको हम तीसरी लहर के देश कहते हैं। जिस प्रकार उदाहरण के तौर पर हम किसका नाम दे सकते हैं, नेपाल का नाम दे सकते हैं। फिर है फेडकोर से क्या अभिप्राय है। फेडकोर क्या है, बोलिविया का एक संगठन का नाम है। तो इसको किसने निर्माण किया, जो स्थानीय पेशावर थे, वहाँ के इंजीनियर थे, पर्यावरणविद थे, उन्होंने इस संगठन का निर्माण किया। इस संगठन का उद्देश्य क्या था बनाने का, इस संगठन का उद्देश्य जल के निजीकरण का विरोध करना था। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय